फाउंडेशन ही है। नहीं बात समझे? पूरा आपको विधिवत पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे का कोई पेपर आप दे रहे हो, बात समझ में आ रहा है, या अन्य कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो क्योंकि जब आप फाउंडेशन की तरह कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें हर एग्जाम क्या होता है, टारगेट में होता है। बात समझ रहे हैं? ये दिमाग में रखना आपको। तो इसलिए उसके लिए नहीं सोचना है। और जिसका भी जब पेपर है वो आपको काम कर जाएगा, चाहे ऑनलाइन वाले लड़के हों चाहे ऑफलाइन का। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि साइंस आप लोग पढ़ते हैं तो साइंस में जो आपका बायो सेक्शन है उसमें हम लोग 2-3 चीज पढ़ते हैं। यानी बायोलॉजी का 3 सेक्शन है। एक है आपका बॉटनी, और एक है जूलॉजी, और एक है ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। यहां से भी बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पहले आपको, यानी बायो सेक्शन में 3 पार्ट है, बॉटनी, जूलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, जिसको कहते हैं ईवीएस कहते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई एग्जाम धरती का हो, ठीक है, उसमें ईवीएस से प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसलिए ईवीएस को भी पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? तो ये आपका थोड़ा विषय के बारे में जानकारी हो गया कि हमको इस विषय में पढ़ना क्या क्या चीज है। ठीक है, अब किताब तो दिया गया है आपको, और उसी किताब के आधार पर आपको जो भी बुक दिया गया साइंस का, और एनसीईआरटी में जो 9, 10, 11, 12 का जो सिलेबस है उसी को आपको बेस बनाकर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12, बस इससे ज्यादा किसी एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में सबसे पहले यह है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु वनस्पति प्राणी हैं, सब का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब ही होता है जिसमें लाइफ हो। यानी हम यहां बात कर रहे हैं सजीव का, हम यहां बात कर रहे हैं जीवित चीजों का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जीवित यानी सजीव और एक निर्जीव होता है, क्योंकि ये पृथ्वी 2 ही चीज से चल रहा है, सजीव और निर्जीव से। हमारी उत्पत्ति निर्जीव चीजों से हुआ है, और फिर हम लोग उसी निर्जीव का हिस्सा बनेंगे। हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, हमारा शरीर पंचतत्व से बना है। आज हम लोग इस धरातल पर हैं, एक समय आएगा हम लोग भी नहीं रहेंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी रहेगा। एक समय ऐसा आएगा वो भी चला जाएगा, और ये सृष्टि का नियम है। ठीक है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति जो है ना, वो अजैविक घटक से हुआ है, एबायोटिक कंपोनेंट से हुआ है। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, हमारा उत्पत्ति जल से हुआ, यानी हमारे शरीर के निर्माण में जल की भी भूमिका है। हमारे शरीर के निर्माण में हाइड्रोजन की भूमिका है, कार्बन की भूमिका है, नाइट्रोजन की भूमिका है, फास्फोरस की भूमिका है, आयरन की भूमिका है, कैल्शियम की भूमिका है, सोडियम की भूमिका है। और
ये फिर कहां चला जाएगा? जहां से प्राप्त किए हैं। बात समझ गए? जहां से प्राप्त किए हैं वही पंच तत्व में समाहित हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले अरस्तु बताया था। कौन बताया था? अरस्तु एक महान दार्शनिक था, यूनान का रहने वाला था, और उन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के बारे में बताया। इसलिए जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। अब जीव विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। यानी एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। दो भाग में हमने बांटा। अब जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा। और इसका भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया, तो आप ध्यान रखिएगा, एक वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु को, याद रखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है? अब एक ही दिमाग में रखिएगा, ये भी जीव है, ये भी जीव है। पहले तो जीव का मतलब समझिए। जीव का मतलब क्या होता है ये समझिएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर दो चीज है, एक सजीव है और एक निर्जीव है। तो सजीव की अगर बात हम करें, अगर हम सजीव का बात करें, तो सजीव में दो तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले सजीव में, अगर सजीव है तो भैया वृद्धि होगा, यानी ग्रोथ होगा। दूसरा, अगर सजीव है तो इसमें श्वसन होगा। अगर सजीव है तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा। याद रखिएगा, ये तीन गुण मेनली पाया जाता है किसमें? सजीव में। वृद्धि, श्वसन और प्रजनन। ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये भी ग्रोथ करेगा, ये भी ग्रोथ करेगा। ये भी श्वसन में भाग लेगा, ये भी श्वसन में भाग लेगा। ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी रिप्रोडक्शन करेगा। तो कॉमन तीन ऐसे गुण हैं जो इसमें भी होता है और इसमें होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये वनस्पति विज्ञान है और ये जंतु विज्ञान है, वृद्धि तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, सांस ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, रिप्रोडक्शन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो दोनों में अंतर है। अंतर इस बात का है कि जो वनस्पति है ये प्रकाश संश्लेषी होता है, ये स्वपोषी होता है। आउटोट्रॉपिक होता है। और ये जो होता है ना सर, ये परपोषी होता है। इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी जीवन तो जीता ये भी है, ये भी है, लेकिन ये स्वपोषी होता है, खुद से खाना बनाता है। और ये परपोषी होता है, मतलब ये दूसरे पर क्या होता है? भोजन के लिए डिपेंड रहता है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि ये अस्थाई होता है और ये अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई। ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता।
और ये अपना स्थान परिवर्तन करेगा। जितने भी जंतु हैं उनमें मूविंग होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधा वनस्पति जिस स्थान पर है वो फिक्स है, वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता है। करेगा? कोई भी पेड़ पौधा क्या इधर उधर हो सकता है अपने मन से? नहीं हो सकता, फिक्स है। यानी एक अस्थाई है, दूसरा अस्थाई है। तो दो अंतर आपको समझ में आ गया कि एक स्वपोषी है, एक परपोषी है। एक अस्थाई है, दूसरा अस्थाई है, लेकिन वृद्धि दोनों करेगा, श्वसन क्रिया में दोनों भाग लेगा, और रिप्रोडक्शन भी दोनों में होता है, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जंतु हो। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा गया, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रिस्टस को कहा गया। इसलिए जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? दो, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी का दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी यानी बायोलॉजी के कितने शाखा? दो। तो ये चीज को पहले पता चल गया। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया, इसके बारे में सबसे पहले बताया, इसीलिए इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के चले जाने के बाद, ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में जो होना था हो गया, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द जो दिया गया वो एक वैज्ञानिक थे दो, कौन कौन? जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, लेकिन ये शब्द जो दिया गया लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। तो इसको पहले आप याद रखिएगा। अब जीव विज्ञान के बारे में ये तो शब्द दे दिया गया। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस था, याद रखिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, याद रखिएगा। कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक थे। इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। मतलब ये है कि इस धरती पर हम लोग भी वर्गीकृत हैं, हम लोग का भी जाति है, हम लोग का जाति है। जाति दो तरह से बांटा गया, एक मानव जाति है, एक मानव जाति है। तो मानव जाति का मतलब पूरा मानव जाति, लेकिन वो मानव जाति तक ही सीमित नहीं है। मानव जाति का मतलब कि धरती पर जितना 8-9 अरब आदमी है उस सब में आरबीसी होता है, सब में 2 आंख होता है, 2 किडनी होता है, 1 लंग्स होता है, 1 हृदय होता है, 2 लंग्स होता है, 1 हृदय होता है। इस सब के पास है। ये मानव जाति की विशेषता है, लेकिन मानव जाति धर्म के आधार पर भी बटा हुआ है। मानव जाति धर्म के आधार पर भी बटा हुआ है, और सभी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी मनुष्य धर्म पर बटा हुआ है, और सभी मनुष्य जो है
वो जाति पर भी बटा हुआ है, नहीं बटल है? जाति पर बटल है कि नहीं? जाति पर बटा हुआ है। फलना जाति तो एससी कैटेगरी में है, फलना जात ओबीसी में है, ये जात एसटी में है, ये जात जनरल में है कि नहीं है? क्या आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे साहब बोलना है, हाँ मानते हैं, मानना पड़ेगा। अगर आप बोलेगा नहीं हम तो जाति नहीं मानते हैं, अरे भाई नहीं मानता है तो फिर फॉर्म में लिख दो हम भगवान हैं। फॉर्म भरते समय आप जाति इंडिकेट करवाया जाता है कि नहीं? ये संवैधानिक इशू है, संविधान आपको मनवाता है कि बेटा तुम लिखो कि तुम फलना जात है और तुम फलना कैटेगरी में आता है। आपके नहीं मानने से होगा? आप नहीं कहिएगा नहीं हम तो मानव हैं, तो मानव वहां कहे नहीं लिखते हैं? कैटेगरी में लिख दीजिए मानव, स्वच्छ मानव। वहां फिर जाति क्यों लिखते हैं, कैटेगरी क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको संवैधानिक तौर पर बंटवारा किया गया है और आपको मनवाना पड़ता है। नहीं मानिएगा लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आप यहां तक देखते हैं कि कैटेगरी में गलती हो जाता है तो आप जो है ना नौकरी से भी वंचित कर दिए जाते हैं। कहीं एससी के जगह ओबीसी कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं लगेगा। आप वहां खुद बहुत सारा चीज भी कीजिएगा, छांटने का रहेगा, छांट देगा आपको, रिजेक्ट कर देगा आपको, क्योंकि आपका रिजल्ट जो बनता है ना किस पर बनता है? अगर मान लीजिए आप एससी हैं, है ना, या कोई ओबीसी है, आपको एससी कैटेगरी दे दिया है, तो वहां सरकार दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, वो तो दे देगा, एससी कैटेगरी का रिजल्ट जारी कर देगा आपका। अब वहां खूब आप लेके जाइएगा, कागज लेके जाइएगा तो मान्य होगा कि आपका रिजल्ट पहले ही गलत हो चुका है ना, तो वहां तो आप छट जाइएगा। तो संवैधानिक बंटवारा हम लोग का कर दिया गया ऊपर से ही। बात को समझिएगा, जो कैरोलस लीनियस था इसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का मतलब है कि संसार के समस्त जीवों का क्या किया, वर्गीकरण कर दिया है। इसीलिए वर्गीकी का पिता, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। अब देखिए क्या किया, इस धरती पर जितना नाम था इस सब का नाम जो है का एक पहचान दे दिया कि जैसे आम का है तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका है। मैंगीफेरा क्या है, तो यहां पर दो पद है, एक मैंगीफेरा एक इंडिका है। मानव, होमो सैपियंस, मानव का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। कितना पद है, तो वर्गीकी के पिता के साथ साथ अगर पूछा जाएगा कि जीवों का द्विपद सिद्धांत कौन दिया, कैरोलस लीनियस। द्विपद का मतलब होता है कोई जीव का नाम लीजिएगा दो ही पद मिलेगा आपको, मैंगीफेरा इंडिका दो पद, होमो सैपियंस दो पद, राना टिग्रीना दो पद, ट्विटिकम एस्टिवम गेहूं का बॉटनिकल नेम है दो पद, ओराइजा साटिवा धान का दो पद, बॉस इंडिकस दो पद। आप जितना धरती पर नाम लीजिएगा सबके कितने पद हैं, दो पद हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि द्विपद सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कैरोलस लीनियस।
या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से कभी कभी पूछता है, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो जीवों का वर्गीकरण कितने पदों में किया गया? 2 पद में किया गया। चाहे वो कोई पेड़ पौधा का नाम हो, चाहे वो कोई जीव जंतु का नाम, आप याद रखिएगा 2 ही पद में बटा है। अगर वो जंतु होगा तो वैज्ञानिक नाम से जाना जाएगा, वनस्पति होगा तो बॉटनिकल नेम से जाना जाता है। लेकिन कितने पदों से बनेगा? 2 पद से बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता चल गया कि भाई ये तो एक क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, या फिर द्विपद सिद्धांत किसने दिया। तो जवाब क्या आएगा? कैरोलस लीनियस। फाइनल। अब अभी कैरोलस लीनियस भी चला गया, अरस्तु भी गया, कैरोलस लीनियस भी चला गया। अब एक वैज्ञानिक आया, लेटेस्ट वैज्ञानिक है, जिसका नाम है R.H.V. टेकर। क्या नाम है? R.H.V. टेकर। अब देखिए ये क्या करता है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है R.H.V. टेकर। ये क्या किया कि संसार के समस्त जीवों को 5 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? जैसे हम लोग को संवैधानिक कैटेगरी 5 या 6 है ना। जितने समस्त भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसको 5 या 6 कैटेगरी में बांटा गया है। कोई कास्ट का नाम अगर लिया जाए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये इस कैटेगरी का है। अगर उसे पता नहीं है तो समझिए कि भीमराव अंबेडकर जो है वो उसके लिए संविधान नहीं बनाए। अगर हम बोले मुसहर किस जाति का है और किस कैटेगरी में आता है, तो आप तुरंत बोलिएगा SC। रविदास किस में आता है? SC में आता है। पासवान किस में आता है? किस में? SC में आता है। यादव किस में आता है? कुर्मी किस में आता है? किस में? OBC में। या जो EBC या OBC, नीतीश कुमार का देन है, संविधान का देन है। 2 कैटेगरी किया है, एगो EBC और एगो ओकरो में BC 1 और BC 2। इधर का लोग कर रहा है, लेकिन आप ये बता रहे हैं ना कि हम जाति पूछ रहे हैं और आप कैटेगरी बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। मतलब आप इस चीज को रटे हैं किसी एग्जाम में? नहीं रटे हैं। इससे ये पता चल गया कि ये जाति का आदमी इस कैटेगरी में है। क्लियर? अब जब ये पूरा भारत का 150 करोड़ आबादी का जाति का कैटेगरी पता चल सकता है, चलेगा ना? कोई आदमी को उठाकर ले लिया जाए तो इस धरती पर जितना भी जीव है सबको 5 भागों में यानी 5 वर्गों में क्या किया है? बांटा है। मतलब ये पूरा धरती पर जितना जीव है, जैसे ही भारत में लगभग जो भी 150 करोड़ आबादी है उसको वही 5-7 कैटेगरी में। उसी तरह इस पूरे पृथ्वी पर जितने जीव हैं उस सब को बांटा गया है 5 भागों में। कितने भागों में? कितने भागों में? 5 भागों में। क्लियर? अब 5 भागों में R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। तो ये 5 भाग में जो जीव का वर्गीकरण किया गया है, इसमें पहला है मोनेरा। पहला क्या है? मोनेरा वर्ग है। दूसरा प्रोटिस्टा,
तीसरा फंजाई, चौथा पादप और पांचवा एनामेलिया यानी जंतु। पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा। बताइए कितना वर्ग है? पहला मोनेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला मोनेरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। टोटल वर्गीकरण कितने भाग में? टोटल वर्गीकरण 5। क्लियर? अब जब टोटल वर्गीकरण 5 है, जब वर्ग है तो इस वर्ग का नियम कानून एक जैसा होगा, इसका एक जैसा होगा, इसका एक जैसा, इसका एक जैसा, इसका एक जैसा। समझ गए? कहने का तात्पर्य है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, टोटल 5 वर्ग है। वर्गीकरण जो किया गया उसमें 2 चीज देखा। एक तो सबसे पहले जीव का डेवलपमेंट, आपका कैटेगरी जो बटा है किस आधार पर बटा है? आपका जो कैटेगरी बटा है जाति के आधार पर बटा है, लेकिन जाति से ज्यादा महत्व है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी नहीं रहा। आपका जो कैटेगरी बटा है ना वो गलत बटा है। अब आप लोग कहिएगा कि तो गलत बोल रहे हैं, आप लोग के हित में है और संशोधन हो रहा है आप लोग के साथ। आपका कैटेगरी गलत है। अरे भैया कोई एससी है मुसहर, रविदास पासवान, आपको पता होना चाहिए कि आप पासवान हैं, दलित हैं, लेकिन कुछ ऐसे पासवान हैं जो आप ही के कैटेगरी में हैं। वो पासवान आसमान पर है, इज कॉल्ड रामविलास पासवान, चिराग पासवान। वो दलित होगा, वो दलित है, लेकिन अब वो विकास के दृष्टिकोण से आप कोई पासवान यहां उसकी तुलना कर पाइएगा? आपका बच्चा बहुत होगा तो नॉर्मल स्कूल में अभी पढ़ाइएगा, और उसका जो वैसे वैसे कई पासवान के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। आपका बेटा भी कंपटीशन में बैठेगा और आप भी बैठिए, वो भी बैठेगा। इसी मायने में आपको ऊपर आने देगा? छोड़िए, मीना जो है ना एससी में आता है राजस्थान में। अगर 20 गो आईएएस होता है ना तो 5 गो मीने रहता है। कारण क्या है पता है? इतना वो आगे बढ़ चुका है कि जिसके घर में एगो कलेक्टर हो गया, अब उसको सीधे पढ़ाता है, कहता तुमको कुछ नहीं करना है। और यूपीएससी के रिजल्ट में मीना का एकाधिकार होता है। जितना इधर का एससी है ना उस सब का सीट खा जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि जितना रिजर्वेशन आपको इधर उतना ही रिजर्वेशन उसको। लेकिन होता क्या है? होता है कि वो अव्वल आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में मजबूत है।
आपसे शिक्षा में भी मजबूत है और रुपया पैसा में भी मजबूत है। तो इस समानता आया कहां से? उसको तो बैकअप हटाना चाहिए। अरे तभी नहीं इधर को मिलेगा लाभ ज्यादा। सीधे जो अपर आया उसको क्या करो, आप ही के कैटेगरी में जो अपर आ गया उसको सीधा क्या करो, सीधे उठा को साइड करो उसको। बात समझ गए? और भाई जो अब बचा हुआ है उसको उठाओ, ये तो पता चलेगा कि पृथ्वी पृथ्वी रह जाएगा। और जो इस कैटेगरी के आदमी है उसका जीवन भर में उत्थान संभव नहीं हो पाएगा, वो पिछड़ले रह जाएगा। समझ गए?